हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी आर्ट्स विथ मी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन। तो चलिए देखते हैं। हर्षवर्धन का परिचय देते हुए उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां सहित प्रशासन का वर्णन करें। तो हम पहले परिचय लिखेंगे। शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद थानेश्वर में एक नई राजवंश का आविर्भाव हुआ जिसे वर्धन वंश कहा जाता है। महाकवि बाण ने लिखा है कि वर्धन वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति था जो शैव धर्मावलंबी था। इतिहास के अभिलेखों में पुष्यभूति का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें प्रभाकर वर्धन के पूर्व के राजाओं की महाराज की उपाधि से ऐसा लगता है कि वे सामंत शासक रहे होंगे। वर्धन वंश के प्रारंभिक 3 शासक सूर्य के उपासक थे। यद्यपि वर्धन वंश के राजाओं की जाति के विषय में एक निश्चित मत नहीं है, पर अधिकांश विद्वान उसे वैश्य ही मानते हैं। वर्धन वंश के प्रथम 3 शासकों ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया, जिनकी अवधि 525 ईस्वी से 600 ईस्वी की थी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ। कवि बाण की कृति हर्षचरितम है। फिर हम आगे देखेंगे। हवनेशांग की कृति शिव की भी हर्ष के विषय में विस्तृत सूचना देती है। इसके अलावा हर्षकालीन अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें जैसे 631 ईस्वी के मधुबन अभिलेख, 628 ईस्वी का बांसखेड़ा अभिलेख, सोनीपत अभिलेख आदि इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन की दिग्विजय उपलब्ध सामग्री के आधार पर हर्ष की दिग्विजय का इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है कि उसने शशांक पर विजय किया, वल्भी पर विजय किया, कच्छ व सूरत पर विजय किया, फिर सिंध विजय, कांगोद विजय, पंजाब और मिथिला पर विजय, विद्रोहों का दमन, पर्वतीय प्रदेश पर विजय आदि पर विजय प्राप्त किया। उस तरह हम हर्ष के साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। तो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार उसके हर्ष के शासन काल पिछले वर्षों में मालवा, गुजरात और सौराष्ट्रों के अतिरिक्त हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा नदी तक नेपाल सहित गंगा की संपूर्ण तलहटी पर हर्ष का आधिपत्य निर्विवाद रूप से स्थापित था। फिर हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। हर्ष के साम्राज्य विस्तार को यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। हर्षकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। हर्ष ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की। फिर उसके बाद हर्षकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ में हम लोग देखेंगे। तो हर्ष ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की। जितनी कुशलता से वह तलवार पकड़ता था, उतनी ही कुशलता से लेखनी भी संभालता था। इसी कारण उसके शासनकाल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। फिर है कन्नौज का सम्मेलन। हर्ष के शासनकाल में कन्नौज में सम्मेलन हुआ था, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कन्नौज के सम्मेलन के बाद प्रयाग सभा हुआ था। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने लिखा है कि हर्ष ने व्यक्तिगत दानशीलता में विश्व में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया, किंतु इस दानशीलता ने साम्राज्य को निर्मल बना दिया। संभव है कि राजकीय कोष के निरंतर इस प्रकार खाली होने से हर्ष के बाद साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर किया हो। हर्ष का धर्म। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि हर्ष के पूर्वज शैव धर्म के अनुयायी थे। हर्ष भी प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, जिसकी पुष्टि विभिन्न स्रोतों से होती है। हर्ष ने अपने नाटकों रत्नावली व प्रियदर्शिका में भी शिव, पार्वती व अन्य देवी देवताओं की स्तुति की है, किंतु कालांतर में हर्ष ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर हम शिक्षा एवं साहित्य को देखेंगे। तो प्राचीन भारत के राजा विद्वानों तथा साहित्यकारों को उदारता पूर्वक आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध है। हर्ष। प्राचीन भारत में कोई ऐसा उल्लेखनीय राजा नहीं हुआ जो कवियों और विद्वानों से घिरा ना रहा हो। उन दिनों राजाओं से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने की आशा साहित्यिक प्रयास को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान करती थी। इसी प्रकार फिर हम शिक्षा एवं साहित्य को आगे देखते हैं। तो राजा हर्ष भी इसका अपवाद न था, वह विद्वानों का महान आश्रयदाता था। हर्ष का शासन प्रबंध अत्यधिक कुशल एवं आलोचनाओं से पला बढ़ा है। हर्ष के समय में प्रचलित शासन प्रणाली गुप्त काल के समान ही थी। गुप्तकालीन शासन पद्धति में ही कुछ परिवर्तन करके हर्ष द्वारा उसे अपनाया गया था। फिर हर्षवर्धन का केंद्रीय शासन हम लोग देखेंगे। तो उसमें राजा केंद्र में होता था। राजा शासन का उच्चतम अधिकारी राजा होता था। राजा को देवता का अवतार माना जाता था। फिर मंत्री परिषद
हर्ष के काल में मंत्रिपरिषद का अत्यधिक महत्व था। बान व होयनसांग दोनों ने ही मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आय व्यय, होयनसांग ने लिखा है कि राजकीय भूमि के 4 भाग थे। एक भाग धार्मिक कृतियों तथा सरकारी कामों में खर्च होता था, दूसरे बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यों व अधिकारियों पर खर्च होता था, तीसरा विद्वानों को पुरस्कार और वृत्ति देने के लिए होता था तथा चौथा दान पुण्य आदि में काम आता था। हर्ष के द्वारा प्रजा से 1/6 भूमि कर लिया जाता था। फिर न्याय विभाग को देख लीजिए आप लोग। उसी तरह सार्वजनिक हित के कार्य, कैसे हर्ष के समय में सार्वजनिक हित के लिए, सामाजिक सुविधा के लिए कार्य किया जाता था। फिर शिक्षा एवं रक्षा विभाग, उसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमने हर्षवर्धन के केंद्रीय प्रशासन को देखा, अब प्रांतीय शासन को देखेंगे। तो हर्ष का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति पर सामान्यतः राजकुल अथवा राज परिवार के व्यक्ति शासन करते थे, जिन्हें उपरिक महाराज कहते थे। भुक्तियों के साधारण शासकों को स्थानीय और राष्ट्रीय कहा जाता था। फिर उसके अंतर्गत विषय प्रशासन और ग्राम प्रशासन आता है, आप लोग देख लीजिए। फिर हम मूल्यांकन को देखेंगे। तो हर्ष प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे। हर्ष जिस समय सिंहासन पर आसीन हुए उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी तथा उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी, पर हर्ष ने बहुत ही कुशलता के साथ उन सभी का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। उसने न केवल अपने पैतृक साम्राज्य को ही अक्षुण्ण रखा, बल्कि लगातार विजय से अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गुप्त काल के बाद समाप्ति हुई राजनीतिक एकता को प्रतिस्थापित किया। हर्ष ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को एक जगह करके एकता के सूत्र में बांधा। हमने मूल्यांकन को देख लिया। तो आज का हमारा टॉपिक हर्षवर्धन का यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।